नमस्कार दोस्तों, ये दूसरे पार्ट में देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की स्थिति एसडीजी इंडेक्स में कैसी है। फ्रंट रनर जिसका स्कोरिंग 65 से 99 है, 2021 में इनकी संख्या 22 हो गई है राज्य और केंद्र शासित मिला के। 19-20 में जो कि 10 थी। शेष राज्यों केंद्र शासित प्रदेश निष्पादक थे। स्कोरिंग 50 से 64। 20 से 21 में फ्रंट रनर अग्रणी शामिल होने वालों में उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा और त्रिपुरा राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में फ्रंट रनर अग्रणी श्रेणी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप शामिल है। नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2019 और 20 पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन कैसा रहा, जिसमें आप देख सकते हैं। पीले रंग का प्रदर्शन करने वाले इंगित 50 से 64 और फ्रंट रनर राज्य जो है 65 से 99 जो हरे रंग में है। तो जिसमें 19-20 में पीले ज़्यादा थे, लेकिन इसमें जो है हरों जो फ्रंट रनर है इनकी संख्या बढ़ी है। नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में राज्यों द्वारा हासिल किए गए स्कोर और 19-20 के स्कोर में बदलाव को दर्शाता है। 2021 में राज्यों को ने 52 से 75 के बीच स्कोर हासिल किया और केंद्र शासित प्रदेशों ने 62 से 79 के बीच स्कोर किया, जबकि राज्यों के 50 से 70 और 2019-20 में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 59 से 70 थे। सभी राज्यों ने अपने समग्र स्कोर में 1 से 12 अंक का सुधार किया। केरल 75 का स्कोर ने 2021 में राज्यों के बीच शीर्ष रैंक बरकरार रखी। तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर, जबकि तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर, गोवा, उत्तराखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश चौथे स्थान पर रहे। 2019 से स्कोर में सुधार के मामले में 12, 10 और 8 अंकों की वृद्धि के साथ मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जिन्होंने सुधार इतना किया। देख लेते हैं नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 पर राज्यों का कैसा प्रदर्शन रहा। केरला ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया 5 अंकों की वृद्धि के साथ। तमिलनाडु दूसरा स्थान, हिमाचल प्रदेश तीसरा, आंध्र प्रदेश 72 के साथ चौथा, उत्तराखंड ने चौथा, गोवा और कर्नाटका ये चारों स्टेट ने चौथा स्थान प्राप्त किया है संयुक्त रूप से। सिक्किम में 71 के साथ पाँचवा, महाराष्ट्र छठा, गुजरात सातवां स्थान 69 अंकों के साथ, तेलंगाना के साथ में, पंजाब और मिजोरम, उसके बाद हरियाणा, फिर त्रिपुरा का स्थान रहा। फ्रंट रनर में मणिपुर सबसे पहला रहा स्थान, फिर वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश साथ में दूसरा स्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, नागालैंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, झारखंड और बिहार का स्थान रहा। नीति आयोग ने एसडीजी इंडेक्स 2020-21 में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन और 19-20 के स्कोर में बदलाव को दर्शाया। चंडीगढ़ जहां 79 स्कोर के साथ पहला स्थान प्राप्त शीर्ष स्थान बरकरार रखा, वहीं पुडुचेरी, लक्षद्वीप और दिल्ली 68 का स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहे। पुडुचेरी ने 2021 में सबसे अधिक बढ़त 9 अंकों की हासिल की, लेकिन इसमें जो है चंडीगढ़ 79 के साथ शीर्ष पर रहा है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में देख लेते हैं 2021 में चंडीगढ़ की 79 स्थान 9 अंकों की वृद्धि के साथ रही। इंडिया की 66 रही है रैंक टोटल समग्र 2021 में। लक्षद्वीप की 68 रही है, दिल्ली की 68 रही है, साथ लक्षद्वीप दिल्ली की 68 बराबर रही है। नीति आयोग एसडीजी इंडेक्स 2020-21 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का लक्ष्यवार निर्धारण। एसडीजी 7, एसडीजी 6, एसडीजी 12, एसडीजी 16, एसडीजी 11, एसडीजी 3, एसडीजी 10, एसडीजी 1, एसडीजी 15, एसडीजी 8, जिसमें केरला का 100 में जो रहा 89 स्कोर रहा, एसडीजी 6 में 65, एसडीजी 12 में जो मैंने आपको पहले बताया था इसी प्रकार सबका स्कोर रहा है।
देख लीजिए। एस्पायरेंट्स में 0.0 से 49 तक रहता है, परफार्मर 50 से 64, फ्रंट रनर 65 से 99 और अचीवर 100 रहता है इसका। अचीवर में कोई भी अभी तक नहीं पहुंचा है। चौदह तटीय राज्यों का प्रदर्शन में ओडिशा सबसे पहला स्थान प्राप्त किया है और आंध्र प्रदेश दूसरा स्थान। उसके बाद गुजरात, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, गोवा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु का स्थान रहा है। नीति आयोग NER जिला SDG सूचकांक 2021 पर जिलावार कैसा रहा? पीला रंग पर पर्यावरण में क्या स्थिति रही है? संधारणीय विकास के लिए संरक्षण, पारिस्थितिकी सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता के साथ तीव्र आर्थिक विकास के संतुलन की आवश्यकता है, यह कहा गया है इसमें। और खंड भूमि, जल और वायु में पर्यावरण की स्थिति की पड़ताल करना आवश्यक होगा। भूमि वन, वन क्षेत्र का आशय सरकारी अभिलेखों में वन भूमि अभिलेखों में वन जंगल के रूप में दर्जा क्षेत्र हैं और अभिलेखित हैं। वन क्षेत्र भी कहा जाता है। 2020 में रूस, ब्राज़ील, कनाडा, अमेरिका व चीन क्षेत्र के हिसाब से 5 सबसे बड़े देश हैं, जबकि भारत वन क्षेत्र के हिसाब से 10वां बड़ा स्थान है। भारत जो है 10वां स्थान है वनों के क्षेत्र में, जैसे कि बड़े बड़े क्षेत्र हैं उसके हिसाब से। फॉरेस्ट एरिया देख लेते हैं। देखिए इंडिया का है 72,160। ये इंडिया स्टेट रिपोर्ट, फॉरेस्ट रिपोर्ट, वनों की स्थिति प्रतिवेदन 2021 में ऐसा कहा गया है। फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से जो है रसिया सबसे 1 नंबर पे है, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद कनाडा, उसके बाद USA, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, DRC और उसके बाद इंडोनेशिया, उसके बाद पेरू, फिर 10वां स्थान इसमें होगा इंडिया का। जबकि फॉरेस्ट मतलब बढ़ने के एरिया के मतलब परसेंटेज वृद्धि के हिसाब से भारत का जो है 3रा स्थान है। वर्ष 2020 में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24% जो है एरिया वनों द्वारा आच्छादित है, जब विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2% हो गया है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत और वन क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व के वन क्षेत्रफल के हिसाब से शीर्ष 10 में जो है भारत है। शीर्ष 10 देशों के विश्व के क्षेत्रफल का 66% हिस्सा है। इन देशों में ब्राज़ील में 59%, पेरू में 57%, कांगो गणराज्य में 56%, रूस में 50%। कुल भौगोलिक क्षेत्र का आधा या अधिक भागों पर वन के अधीन है। इसमें देख लेते हैं, ब्राज़ील में देखिए 59% है यहाँ पे, और पेरू में 50। सबसे ज़्यादा वन जो है ब्राज़ील में है, उसके बाद पेरू का स्थान आता है, उसके बाद कांगो गणराज्य का आता है, उसके बाद रसिया 50%, इंडोनेशिया में 49%, 39 कनाडा, USA 34, इंडिया में 24% वनों का स्थान आता है। जिसमें 8वां स्थान इस तरीके से हो जाता है। एरिया में है जिसमें 2% कवर इंडिया का है, जबकि 59 कनाडा का है, जिसमें 12% जो है फॉरेस्ट कवर है। तो इस अनुसार इंडिया की भी स्थिति अच्छी है। ये इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट भारत की वन स्थिति 2021 प्रतिवेदन के अनुसार है। और DRC जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो कहा जाता है। पिछले वर्ष एक दशक में वनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2010 से 20 के बीच में औसतन वार्षिक शुद्ध लाभ में विश्व 3रे स्थान पे, देखो ये मैंने बताया था, जो परसेंटेज
वृद्धि की बात की गई है, उसमें जो है 3rd रैंक है भारत की। 2010 से 20 के बीच हर साल 2010 के वन क्षेत्र का लगभग 0.38% अधिक वृद्धि हुआ है, जिस अनुसार भारत जो है 3rd रैंक आती है। वन क्षेत्र में औसत वार्षिक शुद्ध लाभ के आधार पर जो है शीर्ष 10 देश कौन से हैं? पहले जिसमें चाइना आ जाएगा, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा इंडिया। देखिए इसमें तीसरा स्थान इंडिया का आ जाता है, तीसरा इंडिया का आ जाता है, जबकि चिली चौथा, वियतनाम पांचवा, टर्की। ये इम्पोर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। ये इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के आधार पे है 2021। देख लेते हैं। वन आच्छादन में समस्त भूमि क्षेत्रफल शामिल है, जिसमें 1 हेक्टेयर वन क्षेत्र अधिक है। वनावरण के तहत 10% अधिक भूमि का वनावरण, भले ही उस भूमि की कानूनी स्थिति कुछ भी हो, उसका स्वामी कोई भी हो। भूमि जरूरी नहीं है कि इंद्राज का वन क्षेत्र ही हो, इसमें बाग, बांस, ताड़, बागान आदि शामिल किए गए हैं। वन क्षेत्र भारत का कुल वन क्षेत्र 7,13,789 वर्ग किलोमीटर था, जो 2011 में भौगोलिक क्षेत्रफल के 21.05% से बढ़कर 2020-21 में 2021 में 21.71% था, तथा 2011 के वन क्षेत्रफल की तुलना में 2021 में 3.14% की वृद्धि को दर्शाता है। 3.1% 2021 में वृद्धि हुई है। इस वृद्धि वन आवरण में मुख्य रूप से घने जंगल में 70% या की अधिक वृद्धि छत्र घनत्व वाली भूमि में वृद्धि की वजह से, जो 2011 से 21 के बीच 19.54% बढ़ा है। खुला जंगल 10 से 40% के बीच वृद्धि, चंदवा घनत्व वाली भूमि 6.71% का सुधार हुआ है। इसमें मध्यम घने जंगल में 40 से 70% वृक्षों का घनत्व वाली 2021 के बीच में 4.32% की जो है गिरावट आई है। इसमें बाकी सभी में वृद्धि हुई है, लेकिन जो है मध्यम घने जंगलों में जो है, जिसकी आबादी 40 से 70% के घने वृक्षों के क्षेत्र घनत्व वाली भूमि होती है, जिसमें 2011 से 21 के बीच में 4.32% की जो है गिरावट हुई है। आगे देख लेते हैं भारत का वनावरण कैसा है। भारत के वनावरण के बारे में देखते हैं। वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट कवर 2011 में 83,471 था, जबकि फॉरेस्ट कवर 2021 में 99,779 हो गया। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की संख्या 2011 में जो थी 3,20,736 थी, जो अब हो गई 3,06,890, यानी कि इसकी संख्या जो है घटी है। जबकि ये 2,87,820 ओपन फॉरेस्ट थे, जिनकी संख्या बढ़ी है। और टोटल फॉरेस्ट कवर 6,92,027 था, जो कि अब 7,13,789 हो गया। 7,13,789 ये हो गया है 2021 में। ये सही है। ये परसेंट चेंज में भारत के राज्यों में मध्य प्रदेश में जो है कुल वनों का 11% है, सबसे बड़ा वन क्षेत्र है 2021 में, सबसे बड़ा वन क्षेत्र। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश 9%, छत्तीसगढ़ 8%, उड़ीसा 7% और महाराष्ट्र 7% होंगे। इसमें इन 5 राज्यों में बहुत घने जंगल, मध्यम घने जंगल
और खुले जंगल की संरचना 2021 में भौगोलिक क्षेत्र को दर्शाती है। देखिए मध्य प्रदेश में जो है ओपन 7%, ओपन फॉरेस्ट जो है 37% है और टोटल फॉरेस्ट कवर 34%। स्टेट मध्य प्रदेश का जो है 34% जो है फॉरेस्ट कवर है, जबकि अरुणाचल प्रदेश का जो है 30% है और छत्तीसगढ़ में ये 32% है और 21% से 34% बढ़ के हो गया है। शीर्ष राज्य जो है और 79% ये दिखा रहा है। मिजोरम ये दिखा रहा है वन आवरण के अंतर्गत राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के आधार पर, भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर जो है मिजोरम में जो है 84.53% जो है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 79.33, जबकि सबसे ज़्यादा जो है 80.453 अरुणाचल प्रदेश में है। सघन वन ये 2021 की फॉरेस्ट रिपोर्ट है। अभी सबसे ये यहाँ अरुणाचल प्रदेश में जो है 21,058 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे है फॉरेस्ट कवर। महाराष्ट्र में 8,734 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है यहाँ पे। 7200 उड़ीसा में है। मध्यम घने वनों में मध्य प्रदेश सबसे पहला स्थान रखता है। 7 शहरों में यहाँ पे शहरों में दिया गया है वनावरण। किसमें सबसे ज़्यादा वनावरण है? बेंगलुरु, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में 2011 से 21 में वन क्षेत्रों को दर्शाया गया है। नीचे अभी दिखाते हैं आपको, जिसमें 7 प्रमुख शहरों अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में वन आवरण की संरचना को 21 में इन 7 प्रमुख नगरों में कुल वन क्षेत्र 509.72 वर्ग किलोमीटर था, जो इन शहरों के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.21% है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 0.07% था। अहमदाबाद में कम हुआ है। चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई ये वहाँ का वनावरण दिया हुआ है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन तथा एकल उपयोग वाली चिन्हित प्लास्टिक का उन्मूलन करने। भारत सिंगल यूज प्लास्टिक के कचरे से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2018 में माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि भारत 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से जो है ख़त्म करेगा, समाप्त करेगा। ठीक है। पुनर्चक्रण के लिए देश में होने वाले कचरे के लिए भारत एकल यूज उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों के प्रदूषण से निपटेगा। ये देखिए संकल्प पारित किया 2019 में आयोजित 4थी संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण सभा के ग्रहण में इसका संकल्प किया गया है और प्लास्टिक उत्पादों में होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए वैश्विक समुदाय द्वारा जारी कार्रवाई की आवश्यकता के महत्व पर आभास हुआ। इस प्रस्ताव का अंगीकृत करना एक महत्वपूर्ण कदम था। 2021 में निम्नलिखित घरेलू नियामक कार्रवाई की गई हैं, जिसमें अगस्त 2021 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2021 को अधिसूचित किया, जिसमें 2022 तक चिन्हित की गई एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 2022 से एकल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा 2022 से। ठीक है। जिनकी उपयोगिता कम है उनके ज़्यादा कचरा उपयोग की संभावना है। 1 जुलाई 2022 से पॉलीस्टाइरीन और वितरण प्लास्टिक सहित विस्तारित पॉलीस्टाइरीन सहित चिन्हित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं उपयोगों के आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री, उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। हल्के वजन वाले प्लास्टिक कैरी बैग को उत्पन्न होने वाले कूड़े करकट के लिए 30 सितंबर 2021 से प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई जो है
50 माइक्रोन से बढ़ा करके 75 कर दी जाएगी। 50 से बढ़ा के 75 माइक्रोन कर दी जाएगी। ठीक है, ताकि इनका पुनः उपयोग हो सके। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के निर्माता, आयातक, ब्रांड मालिक की विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी के माध्यम से पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ तरीके से एकत्र और प्रतिबंधित किया जाएगा। ठीक है, विस्तारित उत्पादन उत्तरदायित्व के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध संशोधन नियम 2021 के माध्यम से विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के दिशा निर्देश को कानूनी बल दिया जाएगा। प्लास्टिक पर्यावरण 2021 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने समय समय पर यथा संशोधित प्लास्टिक अपशिष्ट संशोधन अधिनियम 2016 को प्लास्टिक पैकेजिंग हेतु विस्तारित किया है। ये देख सकते हैं, GSR संख्या 722 के अधिसूचित किया गया। भूजल के बारे में क्या कहा गया है? भूजल की कृषि पूरा ले लेते हैं इसमें। भूजल के भारत की कृषि के उद्योग पेयजल सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। हालांकि आरक्षणीय निकासी यानी सुधार पुनर्भरण के लिए निकासी के करीब निकासी भूजल गंभीर रूप से खतरे में है। 2004 से 2020 के बीच का ये दिया हुआ है डाटा। 2004 में जहां 58 था, 9 में 61 हो गया। वहीं एनुअल एक्सट्रैक्टेबल ग्राउंड वाटर वहीं पे 11 में जो है 2011 में 62 हो गया, 2013 में 62 ही रहा, कोई वृद्धि नहीं हुई। जबकि 63 में हो गई 2017 में, और 62 में कम करके फिर से 62 पे लाया गया है। ये भूजल संसाधन मूल्यांकन इकाइयों का वर्गीकरण इसमें दिया हुआ है, देख लीजिए। संपूर्ण भारत में भूजल संसाधन इकाई आकलन इकाइयों का वर्गीकरण 2020, जिसमें सेफ ग्राउंड वाटर एक्सटेंशन 70%, ये वाइट कलर का जो दिया है, और सैलाइन जहाँ पे पाया जाता है ये हरा कलर। बहुत ज़्यादा सैलाइन नहीं है भारत में, फिर भी ओवर फ्लड ग्राउंड वाटर एक्सटेंशन एनुअली ये यहाँ पे है थोड़ा थोड़ा सा। जलाशय देश के लिए जल संसाधन का एक महत्वपूर्ण स्रोत, हालांकि वे विशेष रूप से मौसमी तत्व पर निर्भर करते हैं, वर्षा और तापमान पैटर्न से अधिक प्रभावित होते हैं। जल भंडारण कुल क्षमता का प्रतिशत 2021, 20 जून 2021, 22 अगस्त 2021। ये देखिए सब रिजर्व फिल परसेंटेज, ये जो ब्लू कलर के हैं वो 90% से ज़्यादा है, वैसे 70 to 90%। ग्रीन कलर वाले हैं 50 to 70%, येलो है, और ये 50% है। नदियाँ भारत में 12 और मौसमी नदियाँ मौजूद हैं। गंगा नदी बेसिन भारत का सबसे बड़ा बेसिन है, जो देश के 1/4 से अधिक भूमि को क्षेत्र को कवर करता है। आबादी के अनुसार 43% भारत के जल संसाधनों का 28% योगदान है। भारत सरकार ने गंगा नदी को एक महत्वपूर्ण नदी नमामि गंगे मिशन भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे मिशन का उद्देश्य गंगा नदी बेसिन की रक्षा और संरक्षण और कायाकल्प करना है। वर्ष 2015 में कैबिनेट ने
20,000 करोड़ रुपए के बजट को परिव्यय के साथ 2015 से 20 की अवधि के लिए इस मिशन को मंजूरी दी थी। बाद में 7 अक्टूबर 2016 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत एक प्राधिकरण के रूप में सूचित किया गया, जो नमामि गंगे मिशन को लागू करने के साथ ही इसकी निगरानी की जिम्मेदारी की नोडल एजेंसी भी है। इस मिशन के हिस्से के रूप में कई गतिविधियां 4 स्तंभों पर टिकी हैं। नंबर 1, निर्मल गंगा, अप्रदूषित प्रवाह रोका जाए, अविरल प्रवाह, निरंतर प्रवाह हो, जनगंगा, पीपल रिवर कनेक्ट किया जाए, और ज्ञान गंगा, अनुसंधान और ज्ञान प्रबंधन किया जाए। दिसंबर 2021 का इस मिशन के तहत 30,841.53 करोड़ 30,841.53 करोड़ रुपए की कुल 363 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। नमामि गंगे मिशन 2015 में कैबिनेट मिशन के द्वारा 20,000 करोड़ रुपए से चालू किया गया था। कोविड महामारी के कारण जो है इसका काम रुक गया, धीमे हो गया। 2019-20 में जहाँ 2673 था, वहीं 2020-21 में 1340 और 898-21-22 में अभी तक वे हो चुका है। इसके अलावा स्वच्छ गंगा कोष की स्थापना 2014 में देश के निवासियों, एनआरआई और पीआईए कॉरपोरेट्स और संगठनों के योगदान प्राप्त करने के बाद गंगा नदी को स्वच्छता में सुधार राष्ट्रीय प्रयास में योगदान देने के उद्देश्य से की गई थी। 31 दिसंबर 2021 तक CGF के तहत कुल 561.58 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं। मिशन के निर्मल गंगा अप्रदूषित प्रवाह घटक के तहत 31 दिसंबर 2021 को 24,568 करोड़ रुपए की लागत से 160 सीवरेज परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है, जिसमें 5,024 MLD की संचयी उपचार क्षमता का निर्माण किया गया है, जो 2014 में 28 परियोजनाओं के माध्यम से MLD 463 के 10 गुना वृद्धि को दर्शाता है। नमामि गंगे मिशन के तहत शुरू की गई सीवरेज बुनियादी परियोजनाओं के राज्य कवर को वितरण को दर्शाती है। उत्तर प्रदेश में, यूपी में 43, बिहार में 29, उत्तराखंड में 226 के साथ सबसे अधिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जबकि यूपी में 43 के साथ सबसे ज़्यादा परियोजनाएं जो है शुरू की गई हैं। उत्तर प्रदेश में 43 योजनाएं सबसे ज़्यादा शुरू की गई हैं। अंडर नॉमिनी गंगे मिशन के तहत बिफोर 2014 केवल 10 थी 2014 से पहले, और अंडर नॉमिनी गंगे मिशन के तहत 43 हैं। इस तरह से टोटल 53 हो गई हैं। बिहार में जहां 1 थी वहां 29, टोटल 30 हो गई। उत्तराखंड में 10, जहां 26। नमामि गंगे मिशन के तहत टोटल 36 हो गई हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ देखने वाली बात है, यूपी में जो है 43 नमामि गंगे मिशन के तहत जो है योजनाएं शुरू की गई हूँ। इसके अतिरिक्त गंगा नदी के किनारे घोर प्रदूषणकारी उद्योगों GPI का आविष्कार किया गया है। वर्ष 2015 से हितधारकों को शामिल करके प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों लुगदी, कागज, डिस्टिलरी, चीनी, कपड़ा, क्लियर प्रौद्योगिकीकरण, उपचार सुविधा के अवशिष्ट न्यूनीकरण प्रथाओं के अनुकूलन के लिए विशिष्ट क्षेत्र लागू किए गए हैं और इनमें सुधार किया जा रहा है। अपशिष्ट निर्वहन 2017 के 349.13 MLD के 20 में 280.20 MLD तक का परिणामी कमी की गई है। इसमें कमी की गई है। गंगा किनारे जो उद्योग बसे हैं उनका प्रदूषण उसमें न जाए, इसकी व्यवस्था की गई। गंगा के किनारे अत्यधिक प्रदूषण उद्योग का अनुपालन स्थित 2017 से 20 में 17 में जहां
39 था, वहीं 18 में 69 हो गया, वहीं 82 2019 में, 2020 में 81 कमी हुई है। गंगा की मुख्य धारा और सहायक नदियों के साथ बहिस्रवा निर्वहन में परिवर्तन 2017 से 20 में एफ्लुएंट डिस्चार्ज। ये देख लीजिए, गंगा के अविरल प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए गंगा नदी के न्यूनतम प्रवाह को अनिवार्य करने वाली ऐतिहासिक पारिस्थितिक प्रवाह परिसूचना 2016 में जारी की गई थी। एयर के बारे में देख लेते हैं। वायु प्रदूषण की सबसे बड़ी वैश्विक पर्यावरण चुनौती में से एक है। भारत ने 2019 में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या व्यापक तरीके से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को शुरू किया गया था। 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसकी सांद्रता की तुलना में 2017 को आधार वर्ष के रूप में 2017 जो है बेस ईयर माना गया है। 2017 इसमें बेस ईयर है और 2024 तक पार्टिकुलर मैटर पीएम जो सांद्रता है 20 से 30% की कमी करने का लक्ष्य बनाया गया है। NCAP को 132 शहरों में लागू किया जाएगा, 132 शहरों में लागू किया जाएगा, जिसमें 124 शहरों की पहचान लगातार 5 वर्षों में तथा राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं होने के आधार पर किया जाएगा। 15वें वित्त आयोग द्वारा पहचाने गए 34 मिलियन से अधिक शहरों के समूह शामिल हैं। ये समीक्षा तैयार की गई है नीति आयोग द्वारा। वाहन उत्सर्जन देख लेते हैं। भारत ने अप्रैल 2020 में वाहनों और मानदंडों के परिवर्तन के भारत स्टेज 4 के साथ BS6 लागू करेगा। सार्वजनिक परिवहन के लिए मेट्रो रेल नेटवर्क को बढ़ावा मिलेगा। अधिक शहरों को कवर किया जाएगा। पेट्रोल में CNG, LPG, एथेनॉल सम्मिश्रण वाले वैकल्पिक ईंधन की शुरुआत की जाएगी। सरकार 1 अप्रैल 2019 से शुरू होने वाली 5 वर्षों की अवधि के लिए 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 10,000 करोड़ रुपए परिव्यय के साथ भेज योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी है। कुल बजटीय सहायता में से लगभग 86% फंड मांग प्रोत्साहन में आवंटित किया गया है ताकि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग पैदा की जा सके। उद्देश्य है 7,090 ई बसों, 5 लाख E3 पहिया वाहनों, 55,000 E4 पहिया यात्री कारों सहित 10 लाख E2 पहिया वाहनों को सपोर्ट करने की उत्पन्न किया। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए परमिट की आवश्यकता को भी हटा दिया गया है। इसमें परमिट की कोई ज़रूरत नहीं होगी। औद्योगिक उत्सर्जन, कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए कड़े उत्सर्जन मानदंडों का निर्धारित किया गया है। जुलाई 2018 में केवल अनुबंध प्रक्रियाओं को छोड़कर देश में पेट कोक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के ऑनलाइन निरंतर उत्सर्जन निगरानी उपकरण लगाए गए हैं। धूल और कचरे के जलने से उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण अब ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, कचरा, जैव चिकित्सा अपशिष्ट, निर्माण विध्वंसक अपशिष्ट और खतरनाक अपशिष्ट को कवर करते हैं। छह अपशिष्ट प्रबंधन नियम सूचित किए गए हैं, इसमें देख लेते हैं। और कूड़ा कचरा जलाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। बायोमास बनाया जाएगा। परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी, राष्ट्रीय वायु निगरानी कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों के तहत मैनुअल के साथ साथ निरंतर निगरानी स्टेशनों के वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। दिल्ली NCR राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उपयुक्त उपायों के अलावा कुछ अन्य उपाय भी किए गए हैं। वायु समावेशी अनुसंधान, पहचान और समाधान के लिए 13 जनवरी 2021 को अध्यादेश के माध्यम से एक गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की प्रख्यापित किया गया था। पराली जलानों पर नियंत्रण किया जाएगा। दिल्ली NCR 10 साल पुराने सभी डीजल वाहनों और 15 साल सभी पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
दिल्ली एनसीआर में रोड श्रेणी के आने वाले इन 2016 में दिल्ली में वायु प्रदूषण सूचकांक में कुछ सुधार हुआ है। 2016 की अपेक्षा अच्छा, संतोषजनक। मध्यम दिनों की अपेक्षा 2016 में 108 दिनों केवल 2021 में बढ़कर 197 हो गया है। खराब दिनों, बहुत खराब गंभीर दिनों की संख्या 2020 में कोविड-19 देखा जाना चाहिए। औसत वार्षिक वायु गुणवत्ता में दिल्ली गुड 2021 में केवल 1 दिन अच्छा रहा है और 2020 में 5 दिन, 2019 में 2 दिन, जबकि सेटिस्फाइड 72 दिन रहा है 2016 और 2020 में सबसे ज़्यादा दिन रहा। मॉडरेट 127, 124, वेरी गुड 64 दिन, सीवियर बहुत डेंजरस स्थिति जो रही 2021 में 24 दिन रही है। इसके अलावा दिल्ली के निरंतर परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन के आंकड़ों से पता चला है कि 2016 के बाद से पीएम की वार्षिक सांद्रता में धीरे धीरे कमी आई है। दिल्ली में वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2021 में PM 2.5 में लगभग 22% और PM 10 में 27% की कमी हासिल की है।